नमस्कार दोस्तों, मैं विषय की तरफ से स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि अगर हम अशोक के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास अशोक को जानने के लिए तीन मुख्य चीज़ें हैं। पहला, उनके शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख। इन तीन चीज़ों के बारे में अगर हम ढंग से देख लें तो हमें अशोक के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में ठीक ठाक जानकारी हो जाती है। मैंने आपको गुहालेख और स्तंभलेख पिछली कक्षा में करा रखा है, तो अगर आपने देखी है तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नहीं देखी है तो आप जाके देख भी सकते हैं। मैंने उसी क्लास में कह रखा था कि चूँकि शिलालेख के बारे में हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो शिलालेख के बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमें जानकारी मिलेगी कि मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य, अशोक की मेंटल जो माइंडसेट था वो कैसा था, उस बारे में हम ठीक ढंग से देख पाएंगे। तो अशोक का जो शिला संख्या पहला है, यानी कि शिलालेख पहला। शिलालेख का मतलब क्या है? वो बड़ी बड़ी पत्थरों पर कुछ कुछ लिखवा देना, ये अशोक के शिलालेख है। स्तंभ लेख का मतलब है कि पिलर जैसे कुछ चीज़ें, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पोल देखा होगा तो वैसा वाला। और गुहा लेख का मतलब है कि अगर कोई गुफा के भीतर कोई चीज़ उसकी दीवारों पर लिखवा दी गई है तो ये गुहा लेख है। बहरहाल आज हम शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि दिस वन। तो शिलालेख के बारे में पढ़ते हुए जो पहला शिलालेख अशोक का है उसमें पशु बलि की निंदा करी गई है। यानी वो कहते हैं कि पशु बलि प्रतिबंधित होना चाहिए और किसी भी प्रकार के पशु का बलि नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उत्सव पे प्रतिबंध है और समारोहों पर भी प्रतिबंध है। क्या मतलब हुआ इसका? उत्सव का प्रतिबंध ये है कि बहुत सारी ज़्यादा लोग संख्या में जुटकर किसी चीज़ का बहुत उत्सव मनाएंगे तो वो आसीनों के करीब चलते चले जाएंगे। आसीनों का मतलब ये होता है कि वह काम जो व्यक्ति को धम्म से दूर ले जाए, वह काम आसीनव है। समारोहों पर प्रतिबंध का मतलब क्या है? अब कुछ राजाओं के पास और कुछ करने को नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि मल्ल युद्ध की घोषणा करते हैं कि 2, 4, 10 की संख्या में लोग, बलिष्ठ लोग आएंगे और आपस में लड़ेंगे, जिसे हज़ारों हज़ार लोग देखेंगे। इसे मल्ल युद्ध कहा जाता है, ताकि जनता बिजी रहे और राजा से बहुत ज़्यादा डिमांड ना करे। कुछ लोग तो आज के ज़माने में 5G फ्री कर दिया करते हैं, तो ऐसा भी एक तरीका है। साथ ही साथ जो पशु युद्ध है इसे भी बंद करा दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में एक बैलों की रेस होती है, तो उसे बंद करा दिया गया। बैलों की लड़ाइयाँ करी जाती है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, तो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाता है। जो दूसरा अभिलेख है अशोक का, उसमें वो अपने निकटवर्ती 3 राज्यों की चर्चा करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? चोल, चेर और पांडे। इन 3 राज्यों की चर्चा करता है और कहता है कि ये हमारे सीमावर्ती राज्य हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अशोक का साम्राज्य दक्षिण तक भी विस्तारित था। ठीक है, इसमें एक बात और कहता है। वो क्या कह रहा है कि मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, और कुएं खुदाए जाने चाहिए। मनुष्यों को तो सभी चिकित्सालय बनाए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के भी चिकित्सालय और उनको चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात करता है। साथ ही साथ वो कुएं को खुदवाए जाने की बात भी कर रहा है कि ताकि वहाँ पे लोगों को पानी आसानी से मिल सके। ठीक है, तीसरा अभिलेख क्या कहता है? तीसरा अभिलेख कह रहा है कि माता पिता की सेवा सर्वोच्च सेवा है, इसे सभी को करना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि जो ब्राह्मणी हैं, जो श्रमण हैं, इनका क्या करना चाहिए? निरादर नहीं करना चाहिए। क्या कहना मतलब है? ब्राह्मणी जो कि ब्राह्मण की पत्नी है, या जो ऐसे भिक्षुक हैं जो कि फीमेल हैं, और श्रमण जो कि मांग कर खाने वाले हैं, इनका जब वो आपके दरवाजे पे आए तो उनका निरादर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वो अल्प व्यय के लिए भी चिंतित है कि आप जो है कि अल्प व्यय करें, बहुत ज़्यादा जो है कि अपने पास जुटा कर ना रखें,
खर्च भी बहुत ज़्यादा ना करें। आप अल्प व्यय के साथ साथ अल्प संग्रह भी करें। ठीक है। तीसरा आपने देखा, अब हम चौथा देखने जा रहे हैं। चौथे में क्या कहता है वो कि धम्म नीति के कारण जो श्रमण है ना, श्रमणों का और ब्राह्मणों के प्रति वही बात जो इसने तीसरे में कही है उसी के बारे में थोड़ा और बता रहा है कि श्रमणों का, ब्राह्मणों का, मित्रों का और रिश्तेदारों का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति तो मान सकता हूँ, पर आज के जो मित्रों के ग्रुप्स हैं उसमें मित्रों का सम्मान करना भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, और रिश्तेदारों का सम्मान तो आप कितना करते हैं आप जानते ही हैं। तो बहरहाल इसके साथ साथ वो भी कहता है कि आप साथ में इसके आत्म नियंत्रण भी रखिए। ठीक है। पांचवा अभिलेख अशोक का कहता है कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महात्माओं की नियुक्ति है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पांचवा जो शिलालेख है वो कहता है कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्यों की नियुक्ति कर रहा है, जो कि आज का डीएम जैसा है। और ये भी कहता है कि धम्म महामात्यों की नियुक्ति करने के बाद मैं चैन से बैठता हूँ, क्योंकि वो सभी की खबर ले लेते हैं और मुझ तक पहुँचा देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो छठा है उसमें कहता है कि सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। और वो ये भी कहता है कि जो मेरे सलाहकार हैं या मेरे जो प्रतिवेदक हैं वो मुझे राज्य कार्य या प्रजा कार्य से संबंधित किसी भी सूचना के लिए आप मुझे किसी भी टाइम पे सूचना दे सकते हैं। इवेंचुअली अगर मैं अपने अंतःपुर में हूँ, रसोई में हूँ या अपने उद्यान में बैठा हूँ, आप किसी भी टाइम पे प्रजा कार्य के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बताता है कि अशोक कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने साम्राज्य और अपने प्रजा के लिए। सातवां अभिलेख है वो ये कहता है कि सभी संप्रदायों के लिए, वो सभी संप्रदायों यानी कि धर्मों के लिए एक समान व्यवहार की बात करता है। वो कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग और सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, सभी स्थानों पर निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19 जैसी बात कर रहे हैं कि सभी संप्रदाय के सभी व्यक्ति सभी स्थानों पर निवास कर सकते हैं, क्योंकि सभी हृदय से क्या चाहते हैं, आत्मशुद्धि। क्योंकि सभी हृदय से क्या चाहते हैं, आत्मशुद्धि चाहते हैं। तो आत्मशुद्धि या आत्मसंयम चाहना ये मूल रूप से नैतिक व्यवस्था को दिखा रहा है। ठीक है। आठवां जो अभिलेख है वो कहता है कि इसमें अशोक की धम्म यात्राओं की चर्चा है। वो कहता है कि 10वें वर्ष वो कहाँ की यात्रा करता है, बोध गया की यात्रा करता है। 9वें शिलालेख में बात हो रही है कि विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले मांगलिक कार्य की चर्चा है। जैसे राज्याभिषेक हो रहा है तो उसमें कौन से कार्य होंगे, पुत्र उत्पन्न हो रहा है तो कौन से कार्य होंगे। तो 9वें शिलालेख में वो मांगलिक कार्य की बात कर रहा है। 10वें शिलालेख में वो कहता है कि झूठी ख्याति जो है ना, जो झूठी ख्याति है कि बस बड़ी बड़ी हाँक लिया आपने, तो झूठी ख्याति या झूठा गौरव से बचना चाहिए, और जो कर रहा है उसकी निंदा भी करनी चाहिए। ठीक है। 11वां शिलालेख कहता है, इसमें है धम्म दान की चर्चा है। इसमें धम्मदान की चर्चा है। वो धम्मदान की चर्चा को ही महादान कहता है। ठीक है। और धम्मदान क्या है इसकी व्याख्या स्वयं कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है। पर 12वां जो है ना वो अति महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए।
ये कह रहा है कि किसी को भी अकारण अपने धर्म की बड़ाई, आप अपने धर्म की क्या करें, अकारण अपने धर्म की बड़ाई न करें या किसी अन्य धर्म की बुराई भी न करें या निंदा न करें। और क्या कह रहा है कि इसी दौरान 12वें शिलालेख में क्या कहता है कि मैंने 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति करी है। वो 3 नए अधिकारी कौन कौन से हैं वो ध्यान रखिएगा। पहले हैं धम्म महामात्र, धम्म महामात्र, ठीक है। दूसरे हैं स्त्राध्यक्ष और तीसरे हैं ब्रज भूमिक। ब्रज भूमिक वो हैं जो चरागाह के भूमि का संरक्षण कर रहे हैं। स्त्राध्यक्ष वो हैं जो अंतःपुर की देखरेख कर रहे हैं। अंतःपुर वो स्थान है जहाँ राजा रानी अपने निजी पलों में साथ होते हैं। धम्म महामात्यों की नियुक्ति क्या है वही आप समझ रहे हैं, जो कि इसमें धम्म की विवेचना करेंगे, उनका विकास करने में ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो धम्म महामात्र में इसने नया काम जो किया, इसमें धम्म में स्त्री धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति करी, ठीक है। यानी कि अशोक सिर्फ सभी को बस कह नहीं रहा है बल्कि वो इस काम को कर भी रहा है। 13वां जो शिलालेख है उसमें क्या कहा जा रहा है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसमें कलिंग के युद्ध की चर्चा है, ठीक है। वो और क्या कहता है, यूनानी राजा, इसमें उनकी भी नियुक्ति उनकी भी जो है कि चर्चा करता है। और वो क्या करता है कि वो बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता है, यानी कि यहीं से बौद्ध धर्म को अपनाने के जो साक्ष्य हैं वो अशोक के मिलते हैं, ठीक है। और जो अंतिम 14वां शिलालेख है उसे धम्म लिपि कहा गया है, उसे धम्म लिपि कहा गया है। यानी कि जो भविष्य में लिखे जाने वाले हैं वो धम्म लिपि होंगे या आगे चल के उसे लिखवाए जाने की बात करता है अशोक, ठीक है। 2-3 चीज़ मैं आपको और कहना चाह रहा हूँ कि इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनका जो स्वरूप है वो कैसा रहा, उनका कहाँ तक साम्राज्य और उनके कहाँ तक के साम्राज्य की जानकारी मिलती है, इस बारे में भी है। अब जैसे क्या है कि कंधार जो लेख है ना, अशोक का जो कंधार लेख है उसमें वो कहता है कि मेरे धम्म के प्रभाव किसके किस पे पड़े हैं, बहेलियों पे पड़े हैं, आखेटकों पर पड़े हैं और मछुआरों पर पड़े हुए हैं, ठीक है। काबुल का जो लेख है वो क्या कहता है, काबुल का लेख कहता है, इसे वो पुल ए दारूत कहता है, जिसे हम लघमान अभिलेख के बारे में भी जानते हैं। और ये किस में है, अरामाइक लिपि में लिखी गई है, काबुल वाली, ठीक है। 2 तक्षशिला है ना, तक्षशिला वो वर्तमान पाकिस्तान में है और ये भी जो है कि अरामाइक लिपि में लिखी गई है, ठीक है। और जो शहबाजगढ़ी है, शहबाजगढ़ी लेख है और मान सेहरा अभिलेख जो है ये इसमें लिखी गई है, ये लिखी गई है खरोष्टी में। अब देखिए अशोक अपने 14 शिलालेखों में बहुत बड़ी बड़ी और नैतिक रूप से बातें करता है, पर इसमें जो है कि विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उसमें क्या है कि कुछ विद्वान इसे अति नैतिकता की बात कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अति नैतिक है, कुछ चीज़ें करनी चाहिए पर इतना ज़्यादा कि चोरी की सोचो ही मत, किसी का बुरा सोचो ही मत और किसी के प्रति बुराई नहीं रखो, सभी धर्मों के प्रति समानता रखो, समभाव रखो। देखो यार क्या है ना कि समभाव रखना और सद्भाव रखना 2 अलग चीज़ है। समभाव का मतलब है एक जैसा भाव रखना, जो समभाव है, और जो सद्भाव है ना इसका मतलब है कि अच्छे विचार हैं मेरे, हम अच्छा भाव रखेंगे, ठीक है। तो समभाव की जो प्रेरणा है वो तो शायद कम मिले, यहाँ पर सद्भाव की प्रेरणा देनी चाहिए। गांधी जी के साथ भी ऐसा ही कुछ आदर्श जुड़ गया था कि वो सभी धर्मों की समभाव की बात करते थे, जबकि सम होना बराबर होना होता है, समभाव होना और सद्भाव होने में अंतर है। सद का मतलब होता है अच्छा, गुड, उसके बारे में बात करेंगे। स्वरूप इसका क्या है, देखिए इसमें कुछ विद्वानों में
मतैक्यता है उसमें लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। जैसे एक महोदय रहे फ्लीट, वो कहते हैं कि अशोक का जो धर्म है ना वो राजधर्म है। अशोक का जो धर्म है वो क्या है, वो राजधर्म है। बेसिकली धम्म को आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने कई बार बता दिया। तो फ्लीट महोदय कहते हैं अशोक का जो धर्म है वो राजधर्म है। यहीं पे जो सेनाट महोदय हैं, सेनाट महोदय हैं, वो कहते हैं सर्वांगीण चित्रण धम्म का किया गया है, इसमें और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करी गई है। सेनाट महोदय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, कि इसमें सब तरह की बातें नहीं कही गई हैं, इसमें सिर्फ धम्म की बातें कही गई हैं। ठीक है। राधा कुमुद मुखर्जी साहब क्या कह रहे हैं, राधा कुमुद मुखर्जी साहब कह रहे हैं कि ये सभी धर्मों की साझी विरासत है। ये सभी धर्मों की साझी विरासत है। आप राइटिंग में मत जाइएगा, मुझे स्क्रीन पे लिखने की बहुत आदत नहीं है, पर अगर आप मुझे लगातार सुन रहे हैं तो आपको बहुत समस्या नहीं आएगी। ठीक है। इसी समय रोमिला थापर भी कह रही हैं कि अशोक का धम्म उसका अपना आविष्कार है, उसका अपना आविष्कार है। उद्देश्य है उन लोगों के बीच में सुखद समन्वय स्थापित करना जिनके पास धार्मिक वाद विवाद में उलझने का समय नहीं है। सही भी कह रही हैं। ठीक है। लेकिन इसी समय जो है कि डी.आर. भंडारकर साहब कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म दो धर्म में बटा हुआ है, जिसमें कि उपासक हैं और भिक्षुक हैं। ठीक है। उपासक जो हैं वो गिही विनय हैं। ठीक है। यानी कि ये बुद्ध घोष हैं। ठीक है। और जो धम्म हैं, धम्म के जो उपासक हैं, जो भिक्षुक, ठीक है, वो स्वर्गीय सुख की बात करते हैं, स्वर्गीय सुख की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है विमान वत्थु। ठीक है। और जो धम्म की परिभाषा यहाँ पे दे रहे हैं ये, वो क्या कह रहे हैं, जो धम्म की परिभाषा दे रहे हैं भंडारकर साहब, वो क्या कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा दीर्घ निकाय से मिलती है। दीर्घ निकाय एक ग्रंथ है, दीर्घ निकाय से मिलती है। और दीर्घ निकाय में भी कौन कौन से, जैसे लक्खड़ सुत्त, चक्रवर्ती, ये लिखना आवश्यक है क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए, चक्रवर्ती, नादसूत्र, राहुलो वास सूत्र, इसको आप परिचित होंगे। और जो चौथा है वो है सिगालोवाद सूत्र, साथ में धम्मपद। ठीक है। इसके अलग अलग स्वरूप इन सभी लोगों ने परिचित कराए हैं कि इनका जो धम्म है ये अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ सही बैठता है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि इनके धम्म का प्रभाव अगर हम देखना चाहें तो धम्म का जो इनका प्रभाव हुआ वो क्या हुआ। ठीक है। देखिए, एक बात तो सही है कि वो बहुत ज़्यादा अति नैतिकतावादी रहा। ठीक है। अति नैतिकतावादी रहा, इसलिए जो है कि धम्म असफल हुआ, इसमें कोई संकोच नहीं है, धम्म असफल है क्योंकि अति नैतिक तत्वों को इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक एक जैसा व्यवहार करें, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है। इनकी एकता संभव ही नहीं है। और शांति नीति की अपील ये सिर्फ कहने की है। लोग कहेंगे कि आपने तो तलवारों के दम पे इतना बड़ा क्षेत्र आपने बना लिया और अब कह रहे हैं कि शांति स्थापित करो। ठीक है। तो धम्म असफल तो हुआ, लेकिन इसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है। अपने जीवन काल में उसने पूरी कोशिश करी होगी कि लोग नैतिकता का पालन करें, पर नैतिकता का पालन करते हुए जब उसने धम्म का शिलालेखन कराया तो उसमें अति नैतिकता जोड़ दी गई।
तो इसलिए मूल रूप से अगर आप समझेंगे और अगर आपको कहीं लिखना हो आंसर के लिए तो आप ध्यान रखेंगे कि धम्म नीति अशोक की एकदम निश्चित तौर पे 100% असफल रही है, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इसमें अति नैतिकता के तत्व ज़्यादा हावी रहे। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।